हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और प्लांट पैथोलॉजी में हमारी डिजीजेस चल रही थी और डिजीजेस में हमने ये देखा कि जो हमारा फंगल डिजीज वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके अंतर्गत हमने फंगल डिजीज वाले पोर्शन के अंतर्गत हमने 4 डिजीज़ कंप्लीट कर चुके थे। पहली जो डिजीज़ थी वो थी हमारी वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, दूसरी थी ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, तीसरी डिजीज़ थी लूज स्मट ऑफ वीट और चौथी डिजीज़ थी हमारी ब्लैक या स्टेम रस्ट ऑफ वीट। इन चारों डिजीज़ को हम कंप्लीट कर चुके थे। अब एक बीमारी, एक डिजीज हमारे पास बैक्टीरियल है, एक वायरल है और एक माइकोप्लाज्मल है। इस प्रकार से 3 डिजीज़ और हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज बैक्टीरियल डिजीज, जो कि जैंथोमोनास सिट्राई जिसका रोग जनक होगा, नींबू का खर्रा रोग या सिट्रस कैंकर डिजीज़, ठीक है ना। सिट्रस कैंकर डिजीज़, नींबू का खर्रा रोग। तो इसमें देखते हैं कि नींबू का खर्रा रोग संसार के सभी नींबू उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। संसार के सभी नींबू उत्पादक क्षेत्रों में ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नींबू उत्पादक क्षेत्रों में यह बीमारी बहुतायत में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो यह नींबू का खर्रा रोग है यह विश्व के सभी नींबू उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। इस रोग के लक्षण देखते हैं हम। सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं कि लक्षण कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। डिजीज सिम्टम्स, डिजीज सिम्टम्स, ठीक है ना। डिजीज सिम्टम्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि डिजीज सिम्टम्स में सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस रोग का मुख्य लक्षण जो होता है वह कौन सा होगा, ऊतक क्षय। यानी कि सिट्रस कैंकर डिजीज में हमको कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि नींबू के ऊपर हमको कुछ ब्लैक से स्पॉट दिखाई देते हैं और एक ही जगह पर दिखाई देंगे। नींबू के छिलके पर कई स्थानों पर दिखाई देते हैं और खुरदरे होते हैं, ठीक है ना। वो स्थान कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हल्का सा खुरदरा हो जाता है। इसके अलावा नींबू की पत्ती पर देखने को मिलेगा हमको। तो इस प्रकार का जो नींबू होता है उसमें नींबू का सिट्रस कैंकर डिजीज होगा, ठीक। और यह बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो इस रोग में हमको एक सबसे मेन जो कैरेक्टर देखने को मिलता है डिजीज सिम्टम्स में, ऊतक क्षय या नेक्रोसिस होता है, ठीक है ना। ऊतक क्षय देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा हमको, ऊतक क्षय, नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ऊतक क्षय, नेक्रोसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस रोग का आक्रमण जो होता है, यानी इस रोग का जो अटैक होगा वह पर्ण, टहनी, कांटों पर, पुरानी शाखाओं पर तथा फलों पर होता है, ठीक है ना। कहाँ पर यह रोग देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस के सिम्टम्स हमको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, पर्ण टहनी, ठीक है ना, पर्ण टहनी, ठीक है ना, पुरानी शाखाओं और इसके अलावा पुरानी शाखाओं के अलावा कांटों व फलों पर देखने को मिलता है। कांटे व जो नींबू का जो फल होता है जिसको हम काम में लेते हैं, नींबू के फलों पर देखने को मिलता है। नींबू के फलों पर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सर्वप्रथम पर्ण पर इस रोग के लक्षण स्पॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। यानी लीफ पर सबसे पहले हमें क्या दिखाई देंगे, सबसे पहले हमें लीफ पर स्पॉट नज़र आते हैं, लीफ पर स्पॉट दिखाई देते हैं, ठीक है ना। लीफ पर स्पॉट दिखाई देते हैं और पुराने पड़ने पर ये धब्बे भूरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे ये स्पॉट्स पुराने पड़ते जाएंगे ये कैसे होते चले जाते हैं, ब्राउन कलर के होते चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी शाखाओं पर ये विक्षत या कैंकर, बड़ी शाखाओं पर ये विक्षत या कैंकर या अनियमित आकार के खुरदरे, यानी नींबू पर एक कुछ हिस्सा बन जाता है खुरदरा टाइप का सा, डॉटेड होता है, एक ही जगह पर दिखाई देगा और खुरदरा हो जाता है, ठीक है ना। खुरदरे आकार के स्पष्ट दिखाई देते हैं। फलों पर बनने वाले कैंकर पत्तियों के समान ही होते हैं, यानी पत्तियों पर जिस प्रकार का खुरदरा क्षेत्र बनेगा उसी प्रकार का फल के छिलकों पर बनता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पैथोजन या रोगजनक कौन होगा इस बीमारी का। पैथोजन, रोगजनक कौन होगा, जैंथोमोनास सिट्राई, जैंथोमोनास सिट्राई, ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रोगजनक की वर्ग की स्थिति
सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ पैथोजन, सिस्टेमेटिक पोजीशन, सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ पैथोजन, सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ पैथोजन। रोगजनक की वर्ग की स्थिति के बारे में देखते हैं कि रोगजनक की वर्ग की स्थिति कौन कौन सी होगी। तो रोगजनक की वर्ग की स्थिति के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रभाग, प्रभाग कौन सा होगा हमारा। प्रभाग में देखते हैं कि प्रोकैरियोटा होगा, ठीक है ना। डिवीजन कौन सा होगा, प्रोकैरियोटा, प्रभाग होगा प्रोकैरियोटा, ठीक। अब माइसिटी नहीं आएगा यहाँ पर, माइसिटी वाली जो कहानी थी वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। वो तो हम जब तक माइसीलियम, माइकोटा, ठीक है ना, इस टाइप की टर्म हम कहाँ पर काम में ले रहे थे, जहाँ पर हम फंजाई की फंगल डिजीजेस का अध्ययन कर रहे थे। आगे देखते हैं हम, अब यहाँ पर ये बैक्टीरियल डिजीज है, जेंथोमोनास सिट्राई। जेंथोमोनास क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज है ना। 4 फंगल डिजीज कंप्लीट हो चुकी थी, अब बैक्टीरियल डिजीज है। तो प्रभाग कौन सा होगा इसका, प्रोकैरियोटा, ठीक है ना। प्रभाग कौन सा होगा, डिवीजन प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, ठीक है ना। प्रभाग होगा प्रोकैरियोटा, कैरियोटा, ठीक है ना। प्रभाग होगा हमारा प्रोकैरियोटा। फिर इसके बाद गण देखते हैं, शूडो मोनोडेलीज, ठीक है ना। ऑर्डर कौन सा होगा, गण शूडो मोनोडेलीज, शूडो मोनोडेलीज, ठीक है ना। प्रभाग होगा शूडो मोनोडेलीज, ओके, शूडो मोनोडेलीज, ओके। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा कुल शूडो मोनोडेसी। कुल कौन सा होगा, शूडो, ठीक है ना। कुल कौन सा होगा हमारा, शूडो मोनोडेसी, शूडो मोनोडेसी, शूडो मोनोडेसी हमारा क्या होगा, शूडो मोनोडेसी कुल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शूडो मोनोडेसी के बाद में, कुल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वंश जेंथोमोनास और जाति सिट्राई। वंश कौन सा होगा, जीनस जेंथोमोनास, और जाति कौन सी होगी, जाति होगी हमारी सिट्राई। जाति कौन सी होगी हमारी, सिट्राई, ठीक है ना। जाति होगी हमारी सिट्राई, ओके। यहाँ तक हमारी ये सिस्टेमेटिक पोजीशन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संक्रमण, जीवाणु परपोषी के अंदर घाव तथा रंध्रों से प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संक्रमण किस प्रकार से होगा इस बीमारी का। इस बीमारी का जो इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा, वह घाव के द्वारा या फिर रंध्रों के द्वारा, ठीक है ना। घाव या रंध्रों के द्वारा संक्रमण होता है, घाव या रंध्रों के द्वारा हमें संक्रमण देखने को मिलेगा, घाव या रंध्रों के द्वारा संक्रमण देखने को मिलेगा, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रोग चक्र या डिजीज साइकिल, रोग चक्र या डिजीज साइकिल, रोग चक्र या डिजीज साइकिल की बात करते हैं। तो रोग चक्र या डिजीज साइकिल जो होगा उसमें हम देखते हैं कि वृक्ष की रोगी टहनियों पर उपस्थित, वृक्ष की जो रोगी टहनियाँ होती हैं उन पर उपस्थित कैंकर ही जीवाणुओं के मुख्य साधन होते हैं। यानी बैक्टीरिया का मेन सोर्स कौन सा होगा, जो टहनियों पर उपस्थित कैंकर होते हैं वे ही बैक्टीरिया के मेन सोर्स हैं। और कैंकर से जीवाणुओं का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। यानी कैंकर के द्वारा ही जो बैक्टीरिया होता है उसका स्प्रेड होता है, ठीक है ना। कैंकर के द्वारा ही बैक्टीरिया स्प्रेड करता है, ठीक, ओके। कैंकर के द्वारा बैक्टीरिया स्प्रेड करेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वर्षा के जल एवं कीटों के द्वारा भी हमें प्रकीर्णन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें हमें नींबू का जो फल होता है, जैसे ये नींबू का फल है, ओके, जैसे ये नींबू का फल है, तो इस पर यहाँ पर हमको इस तरीके से छिलके पर इस तरीके से कुछ खुरदरा ब्राउनिश पार्ट दिखाई देता है, ये संक्रमण इस टाइप से देखने को मिलेगा। और यदि हम पत्तियों की बात करें, यदि हम लीफ की बात करें, तो लीफ पर भी हमें जो संक्रमण देखने को मिलेगा वो इस टाइप से देखने को मिलेगा। पत्तियों पर भी हमें संक्रमण इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिजीज़ कंट्रोल या रोग नियंत्रण। डिजीज़ कंट्रोल, रोग नियंत्रण, डिजीज़ कंट्रोल, रोग नियंत्रण। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है हमारा, नींबू का खर्रा रोग। इसमें कोई ज़्यादा मेन पॉइंट्स नहीं है, केवल ये बात ध्यान रखनी है कि फलों पर संक्रमण होगा,
पर्ण पर होता है, ठीक है ना, और फलों पर और पर्ण पर होता है। इसके अलावा नेक्रोसिस इसका मेन डिजीज सिम्टम होता है, यानी ऊतक क्षय देखने को मिलता है। पत्तियों पर ब्राउन स्पॉट बनते हैं और फल के छिलके पर भी ब्राउन स्पॉट बनते हैं। संक्रमण घाव या रंध्रों के द्वारा होता है। पैथोजन जैंथोमोनास सिट्राई होता है। सिस्टेमेटिक पोजीशन प्रभाग प्रोकैरियोटा, गण शूडोमोनोडेलीज और फैमिली शूडोमोनोडेसी, जीनस जैंथोमोनास और स्पेसीज सिट्राई, ठीक है ना। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। नियंत्रण देखते हैं कि रोगी भाग को काट कर जला देना चाहिए। जो प्लांट का डिजीज्ड पार्ट है उसको हमको क्या करना चाहिए, काट कर जला देना चाहिए। गिरी हुई पर्ण, ठीक है ना, और इसके अलावा रोगी शाखाओं को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। नींबू के नए पादप रोपण से पहले 1% बोर्डो मिश्रण का, है ना, 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। तो डिजीज कंट्रोल के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट यही निकल करके आता है कि 1%, 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। बोर्डो मिश्रण का नींबू की फसल लगाने से पहले ही हमको, नींबू के नए पादप रोपण से पहले ही 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है ना, छिड़काव करना चाहिए। तो इससे जो बैक्टीरियल डिजीज होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डिजीज आती है हमारी तंबाकू का मोजेक रोग। बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वायरल डिजीज तंबाकू का मोजेक रोग, जिसे हम TMB भी कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, TMB, टोबैको मोजेक डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट डिजीज आती है हमारा, एक वायरल डिजीज आ रही है तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू का मोजेक रोग, तंबाकू का मोजेक रोग, ठीक है ना, मोजेक रोग, टोबैको मोजेक डिजीज, टोबैको मोजेक डिजीज, टोबैको मोजेक डिजीज, ठीक है ना, टोबैको मोजेक डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में क्या नाम दे देते हैं, TMV, जिसे हम शॉर्ट में और क्या नाम देते हैं, TMV, ठीक है ना। ये हमारी कैसी है, ये हमारी डिजीज कैसी होगी, वायरल डिजीज होगी, ठीक है ना। तो ये बीमारी हमारी कैसी होगी, वायरल डिजीज होगी। बैक्टीरियल डिजीज की सीरीज में हम केवल एक ही बीमारी का अध्ययन किया था हमने, नींबू का खर्रा रोग या सिट्रस कैंकर डिजीज, जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होने वाली। इसमें हम देखते हैं कि जो तंबाकू का मोजेक रोग है यह संसार के समस्त तंबाकू उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि TMB टमाटर, आलू, गन्ना, खीरा, ककड़ी पर भी आक्रमण करता है। TMB किस किस पर अटैक करेगा, TMB का जो अटैक होता है, टोबैको मोजेक वायरस जो अटैक करता है, ये टोबैको मोजेक वायरस टमाटर, आलू, गन्ना, ठीक है ना, तंबाकू पर तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना, तंबाकू पर तो ये अटैक करेगा ही करेगा। इसके अलावा टमाटर, ठीक है ना, टमाटर, ठीक है ना, खीरा, टमाटर है, खीरा है, ठीक है ना, टमाटर, खीरा, ठीक है ना, आलू, गन्ना, ककड़ी, आलू, गन्ना और ककड़ी
आलू, गन्ना और ककड़ी पर भी अटैक करता है, ठीक है ना। यानी कि कुकुरबिटेसी कुल के मेंबर्स पर, खीरा ककड़ी पर करेगा। इसके अलावा सोलेनेसी कुल के टमाटर, टमाटर तंबाकू और आलू पर करता है। ग्रेमनी कुल के गन्ने पर करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इस डिजीज़ के लक्षण क्या होंगे, ठीक है ना। डिजीज़ के सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है ना। डिजीज़ सिम्टम्स देखते हैं, लक्षण कौन कौन से होंगे टोबैको मोज़ेक रोग के। तो टोबैको मोज़ेक रोग के जो लक्षण होते हैं, इनमें हम देखते हैं कि इस रोग का लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इस रोग के लक्षण हमें सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जिनमें विरूपण और हरिमाहीनता आ जाती है। यानी कि डीफॉर्मेशंस हो जाएगा पत्तियों में और क्लोरोसिस दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। लीव्स में जो लीव्स होती हैं, ये इनके अंदर डीफॉर्मेशन होने लग जाएगा, डीफॉर्मेशन होने लग जाता है। और डीफॉर्मेशन होने के अलावा क्लोरोसिस होने लग जाएगा, डीफॉर्मेशन और क्लोरोसिस होने लग जाता है। ओके, डीफॉर्मेशन और क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ पुरानी पर्ण पर स्पॉट तथा नेक्रोसिस दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जो पुरानी ओल्ड लीव्स होती हैं, ओल्ड लीव्स पर हमें क्या दिखाई देने लग जाएंगे, ओल्ड लीव्स पर हमें स्पॉट तथा नेक्रोसिस दिखाई देने लग जाता है, ठीक है ना। स्पॉट्स दिखाई देंगे और इसके अलावा नेक्रोसिस भी नज़र आता है, ठीक है ना। स्पॉट्स और नेक्रोसिस दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोग चक्र की या डिजीज साइकिल। रोग चक्र की बात करते हैं, डिजीज साइकिल की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टोबैको मोज़ेक डिजीज का रोग चक्र, ठीक है ना। टोबैको मोज़ेक डिजीज का रोग चक्र, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल, ठीक है ना। टोबैको मोज़ेक डिजीज का रोग चक्र कैसा होगा, देखिए। इसमें देखते हैं कि टीएमबी का संक्रमण परपोषी पर बने घावों के द्वारा होता है, ठीक है ना। जो संक्रमण होगा वो किसके द्वारा होगा, संक्रमण घावों के द्वारा होता है, वुंड्स के द्वारा होगा, संक्रमण घावों के द्वारा होता है, ठीक है ना। परपोषी पर बने हुए घावों के द्वारा होता है। स्वस्थ पौधे पर संक्रमण वायु तथा जल के द्वारा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा परपोषी पर संक्रमण घावों के द्वारा और स्वस्थ पौधे पर जो संक्रमण होता है, स्वस्थ पौधे पर संक्रमण जल तथा वायु के द्वारा होगा, जल तथा वायु के द्वारा संक्रमण होता है। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं तंबाकू की, उन तंबाकू की पत्तियों में हमें इस तरीके से नेक्रोसिस दिखाई देता है। नेक्रोसिस किस प्रकार से दिखाई देगा, आइए ये देखते हैं। तो नेक्रोसिस हमें इस प्रकार से दिखाई देगा कि अलग अलग जगह पर हमें पूरे स्पॉट नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो ये ऊतक क्षय वाले रीजन्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल। रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल। रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल। तो इसकी बात करते हैं कि सभी प्रकार की खरपतवार को उखाड़कर, पहली बात तो सभी प्रकार की खरपतवार को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। खरपतवार को नष्ट करना होगा। फिर खेत में पड़े हुए रोगी पादपों के जो अवशेष होते हैं उनको एकत्रित करके जला देना चाहिए। और रोग रोधी किस्म, यानी तंबाकू की एक रोग रोधी किस्म आती है अम्बालेमा, ठीक है ना। रोग रोधी किस्म अम्बालेमा, रोग रोधी किस्म, डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी, रोग रोधी किस्म अम्बा बेला, ठीक है ना, अम्बा बेला। इस प्रकार की रोग रोधी किस्मों को उगाने के लिए काम में लेना चाहिए अम्बा लेमा, अम्बालेमा। इस प्रकार की डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटीज़ को यूज़ में लेना चाहिए। फिर तंबाकू के खेत में काम आने वाले जो कृषि उपकरण हैं, यानी जैसे हमारा हल है, ठीक है ना, इसके अलावा फावड़ा है, ठीक है ना, परात है, खुरपी है, ठीक है ना, इन सभी उपकरणों को हमको क्या करना चाहिए, स्टरलाइजेशन करना चाहिए। तो तंबाकू की जो खेती है, इस डिजीज़ में यानी टमाटर, खीरा, ककड़ी, आलू, गन्ना, ये सभी जो हमने काम में ले रहे हैं जिनके अंदर टीएमबी रोग होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस का, तो खेत में आने वाले सभी जो कृषिगत औजार हैं, ठीक है ना, जैसे ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ जो हमारा हल है, फावड़ा है,
परात है, कुलाड़ी है, ठीक है ना, इसके अलावा सॉरी कुलाड़ी नहीं, इसके अलावा खुरपी है। तो इन सभी जो कृषिगत औजार हैं, जो खेती के काम में आने वाले उपकरण हैं, उनको अच्छी तरीके से हमको क्या करना चाहिए, स्टरलाइजेशन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी जो सेकंड डिजीज़ थी टोबैको मोजेक डिजीज़, ये भी कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद एक डिजीज आती है हमारी बैंगन का लघुपर्ण रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये नेक्स्ट हमारी माइकोप्लाज्मल डिजीज आ जाती है। तो इस डिजीज़ को भी हम जो हमारा जो नेक्स्ट डिजीज आया है, इसको हम यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। तीसरी डिजीज आती है हमारी, यानी तीसरी डिजीज आज के लेक्चर की, बैंगन का लघुपर्ण रोग, ठीक है ना, बैंगन का लघुपर्ण रोग, ठीक है ना, लघुपर्ण रोग, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है ना। पहली बात तो देखिए, हमारा जो नींबू का खर्रा रोग था, ये बैक्टीरियल डिजीज़ था। तंबाकू का मोजेक रोग ये वायरल डिजीज है, और ये हमारा जो रोग होगा ये कैसा होगा, माइकोप्लाज्मल डिजीज है, माइकोप्लाज्मल डिजीज है, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मल डिजीज है। अब हम बात करते हैं कि बैंगन का लघुपर्ण रोग संसार के समस्त बैंगन उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है, और इस रोग की जो खोज की गई थी ये सर्वप्रथम कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है ना। इस रोग की जो खोज की गई थी ये सर्वप्रथम कोयम्बटूर तमिलनाडु के तमिलनाडु में एक स्थान है, थॉमस एवं कृष्णास्वामी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। इसको किसके द्वारा खोजा गया था, थॉमस व कृष्णास्वामी के द्वारा, थॉमस एंड कृष्णास्वामी के द्वारा इसको सर्वप्रथम खोजा गया, कृष्णास्वामी के द्वारा इसको खोजा गया तमिलनाडु में। कहाँ पर खोजा गया, तमिलनाडु में, कोयम्बटूर नामक स्थान पर। इस रोग में तरुण पौधे द्वारा फल तथा फूल नहीं बनते हैं, और रोगजनक होता है इसका माइकोप्लाज्मा। रोगजनक कौन होगा, इसका पैथोजन होता है इसका माइकोप्लाज्मा। पैथोजन कौन होगा, इसका माइकोप्लाज्मा होता है, ओके, माइकोप्लाज्मा इसका पैथोजन होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा को हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में। हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन आया था उसमें हमने इसके 5 नाम भी देखे थे, PPLO, MLO, मॉली, जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। इसके अलावा सीड कोटलेस बैक्टीरिया, एल फॉर्म बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के ऊपर बहुत हमने डिस्कस किया। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रोग संचरण किस प्रकार से होगा। खेतों में प्राकृतिक रूप से रोग का संचरण हिस्मोनास फिसिटिस नामक मक्खी द्वारा होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से जो संचरण होगा वो हिस्मोनास फिसिटिस, हिस्मोनास फिसिटिस संचरण किसके द्वारा होगा, हिस्मोनास फिसिटिस, हिस्मोनास फिसिटिस एक मक्खी होती है, मक्खी के द्वारा संक्रमण होता है। हिस्मोनास फिसिटिस मक्खी के द्वारा संक्रमण होगा, और इसमें हम देखते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा धतूरा तथा सदाबहार पर भी संक्रमण करता है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा ये क्या करेगा, ये धतूरा तथा सदाबहार पर भी संक्रमण करता है। माइकोप्लाज्मा का जो संचरण होता है यह कलम रोपण के द्वारा होगा, ठीक है ना। ये संचरण किसके द्वारा होता है, कलम रोपण के द्वारा, ठीक है ना। कलम रोपण जब हम करते हैं तो माइकोप्लाज्मा का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रोग के लक्षण कौन से होंगे, कि हम देखते हैं कि रोग के जो सिम्टम्स होंगे, लक्षण होंगे, रोग के लक्षणों में हम देखते हैं कि रोग के लक्षणों में हमको क्या देखने को मिलेगा, संक्रमित पौधे पर बहुत छोटी छोटी पर्ण उत्पन्न होती हैं, पत्तियां कैसी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, इसीलिए तो हमने इसको क्या नाम दिया, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघु पर्ण रोग। संक्रमित पौधे पर पत्तियां बहुत छोटी छोटी उत्पन्न होती हैं, पर्णवृंत छोटे रह जाने से पर्ण तने तथा शाखाओं के निकट आ जाती हैं, तथा संक्रमित पर्ण पीले रंग की हो जाती है, तथा पौधा छुप के समान दिखाई देने लगता है। ये सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, तथा पुष्प नहीं बनते हैं, ठीक, फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होगी, और यदि बनते भी हैं तो कैसे बनेंगे, फर्टाइल नहीं बनेंगे, स्टेराइल बनते हैं। इसी कारण संक्रमित पौधे पर बहुत कम फल बनते हैं, तथा इस लक्षण को पर्णांधता या फाइलॉइडी कहते हैं, पर्णांधता या फाइलॉइडी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा परपोषी की फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में निवास करता है। माइकोप्लाज्मा कहाँ पर पाया जाएगा, परपोषी की फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रोग नियंत्रण, ठीक है ना। रोग का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा,
तो आइए देखते हैं कि रोग का जो माइकोप्लाज्मल डिजीज है ये हमारा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे। टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का छिड़काव करना चाहिए। टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का छिड़काव करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का छिड़काव करना होता है, ठीक है ना, छिड़काव करना होगा हमें, ठीक, ओके, इनका छिड़काव करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा संक्रमित पादप होता है उसको उखाड़कर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, यानी टोटल इरिडिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है ना, उसका हमें टोटल क्या करना होगा, इरिडिकेशन करना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमारे इस लेक्चर में बैक्टीरियल डिजीज के तौर पर हमने कंप्लीट किया, हमारा कौन सा बैक्टीरियल डिजीज के तौर पर कंप्लीट किया हमने, नींबू का खर्रा रोग, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होने वाला। टोबैको मोज़ेक डिजीज कंप्लीट किया, वायरस जनित रोग था, टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा होने वाला रोग। तंबाकू के अलावा टमाटर, खीरा, ककड़ी, आलू, इनके अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने एक माइकोप्लाज्मल डिजीज, बैंगन का लघुपर्ण रोग, इसे भी कंप्लीट किया। तो इस प्रकार हमारा प्लांट पैथोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम फंजाई को स्टार्ट करेंगे, और फंजाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद में, यानी कि फंजाई जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद में हम पुनः जो हमारी एल्गी छूटी हुई है उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।